हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज जो हमारी क्लास है, आज हमारी लाइव क्लास ऑफलाइन चल रही है और आज हमारा जो सेशन है वो डबल डेकर का सेशन है। आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कि अगर कोई भी सैमसंग का आपके पास फ़ोन आता है जो हैंग ऑन लोगो पे आता है और सैमसंग पे रिबूट होता है या 100, 150 या 200 पे जाके स्टक कर जाता है, ऐसी सिचुएशन में डबल डेकर को कैसे रिवॉल्व करके इंस्टॉल करते हैं, इसका जो पूरा प्रोसीजर है आज हम एक एक स्टेप आपको बताने वाले हैं। हम कौन सी ब्लेड्स यूज़ करते हैं, कौन सी एसएमडी यूज़ करते हैं, कौन सा थिनर यूज़ करते हैं, सब कुछ कैसे उसके जो सिलेंडर्स होते हैं। बहुत सारे लोगों का सीपीयू इंस्टॉल हो जाता है लेकिन रैम लगाने के बाद भी सेट ऑन नहीं होता है, तो उसकी क्या ट्रिक्स हैं वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो वैसे तो हमारी ये लाइव क्लास चल रही है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हमने सोचा कि इसी लाइव क्लास को आज हम रिकॉर्ड करके और YouTube में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उनके लिए भी शेयर करें ताकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही हो डबल डेकर को इंस्टॉल करने में, रिवॉल्व करने में, सिलेंडर्स को प्रॉपर बनाने में, तो उनको भी हेल्प मिल सके। तो ठीक है, तो इस वीडियो को हम पूरा शूट करते हैं और फिर YouTube वीडियो पे मैं ज़रूर इसको अपलोड करूँगा ताकि आपको भी इससे हेल्प मिलेगी। तो मेरे पास एक फ़ोन है, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए। ये जो फ़ोन है कभी कभी चार्जर लगाने पे लोगो आता है और कभी ऑन नहीं होता है, और इसका जो एम्पीयर कंजप्शन है 0.1 या 0.2 के आसपास है। तो प्रोबेबली हमने इसको डायग्नोसिस किया है, इसमें डबल डेकर का ही फॉल्ट लगता है। तो इसी फ़ोन में हम आज इसको आपको रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। किसका फ़ोन है? तो हमारे स्टूडेंट हैं पीछे, एक बार खड़े होकर वो दिखा दो अपनी शक्ल थोड़ी सी, ठीक है। तो ये जुगनू जुगनू हमारे एक स्टूडेंट है, इनका फ़ोन है। तो ठीक है, देखते हैं हम रिपेयर करके, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने फ़ोन को ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम फ़ोन को डिसेंबल कर लेते हैं। और ये जो आप अभी मैं कैमरा को थोड़ा निकाल लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ये जो सील्ड आप देख रहे हो इसी के नीचे सीपीयू लगा हुआ है। तो कभी भी आप सील्ड को कटर से तभी आप कट करें जब आपको एक्सपीरियंस हो और कटर आपका फ्रेश हो, क्योंकि अगर कटर से सील्ड को निकालते समय काफ़ी सारे चीज़ें डैमेज हो जाती है और फ़ोन में काफ़ी टाइप के फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि ऐसे फ्लक्स लगा के और सोल्डरिंग वायर से किनारे किनारे स्टील को सोल्ड कर लें इस तरीके से, ताकि इसको आप एसएमडी मशीन से ही तुरंत निकाल सकें। तो मैं थोड़ा थोड़ा डिसोल्डर कर लेता हूँ। अब अगर मैं एसएमडी से हीट मार के जब इस सील्ड को निकालूंगा तो बहुत आराम से आप देख सकते हैं ये निकल जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये निकाल रहा हूँ तो मेरे एसएमडी का जो टेम्परेचर है वो 330 है और एयर 30 है, यानी 3 पे है। याद रखिएगा, एसएमडी रुकना नहीं चाहिए, एसएमडी हमेशा मूव होते रहने चाहिए। अगर आप एसएमडी को किसी पर्टिकुलर जगह पर रुकोगे तो आईसीज डैमेज होती है। ये आपके सामने सीपीयू है। तो सबसे पहले अब हम काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो ग्लू कटिंग करेंगे, और ग्लू कटिंग करने के पहले यहाँ पे देखिए 2 कैपेसिटर्स हैं। हम इसको सबसे पहले हटा इसीलिए लेंगे क्योंकि यहीं से हम ब्लेड इंसर्ट करेंगे, इसीलिए हम पहले इन कैपेसिटर्स को यहाँ से हटा लेते हैं ताकि ब्लेड को इंसर्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब मैं आपको एक एक चीज़ बताते जाता हूँ। सबसे पहले देखिए हम इसकी ग्लू कटिंग करेंगे। ग्लू कटिंग करने के लिए हमारे एसएमडी का टेम्परेचर 250 से 300 के बीच में होनी चाहिए। जिस टाइप का आपका एसएमडी हो डिपेंड करता है आपकी एसएमडी कौन सी है। हम जो अभी एसएमडी यूज़ कर रहे हैं ग्लू कटिंग के लिए वो है क्विक की 857DW, और ये हम एकदम बिल्कुल थिन ब्लेड जो सनशाइन की ब्लेड आती है उसका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम 007 ब्लेड का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप किनली की 007 का यूज़ करोगे ना तो फिर वो कैपेसिटर का जो गैप है आईसी के बीच में वो मोटी पड़ती है, तो प्रॉपर इंसर्ट नहीं हो पाती है, कंपोनेंट निकल जाते हैं। इसीलिए हम 009 सनशाइन की यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिक की 009 सॉरी, ये ब्लेड यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सबसे पहले ग्लू को कट कर लें। ग्लू को कट करते समय 300 टेम्परेचर एनफ होता है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर देना सही नहीं है।
कई लोग 250 में भी टेम्परेचर सेट करके इस ग्लू की कटिंग कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम इस आईसी को निकालने के लिए 800 क्विक की 2008 मशीन का ये यूज़ कर रहे हैं, और ग्लू कटिंग के लिए हमने क्विक की 857 का यूज़ किया, और अभी हमने 12 mm का नोज़ल लगा रखा है, ठीक है। और हमारे टेम्परेचर है एसएमडी का 350 और एयर 100 है, ठीक है। मैं हर चीज़ बताते जा रहा हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया रहे। और टेम्परेचर को आप 330 पे भी कर सकते हो, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो आप 350 पे भी आराम से निकाल सकते हो। और कोशिश कीजिए कि यही वाला एसएमडी यूज़ कीजिए। अब हमने ब्लेड जो ले रखी है, काफ़ी टाइप की मार्केट में ब्लेड्स आती हैं, और मैं जो ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसका मॉडल आपको बता देता हूँ कौन सा मॉडल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लेड को ये आईसी के जो बीच में इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए हमने ब्लेड को इंसर्ट किया और धीरे से आईसी को लिफ्ट कर दिया। तो ये जो ब्लेड इंसर्ट करने का जो टाइमिंग है और जो एक्सपीरियंस है, जब आप 2 4 5 सीपीयू पे काम करेंगे तो आपको हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने रैम को निकाल लिया है। अब बारी आती है सीपीयू की, तो अब सीपीयू को हम निकाल लेते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि रैम निकालने के बाद वेट मत कीजिएगा। रैम निकली, आप सीपीयू को तुरंत निकालिए। क्यों? क्योंकि कूल हो जाएगा बोर्ड, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अभी बोर्ड हीट है तो फटाफट सीपीयू भी बाहर आ जाएगा। तो पहले आप प्रॉपर तरीके से आईसी को चारों तरफ से हीट कीजिए प्रॉपर तरीके से, और जब आपको लगे कि भाई अब ब्लेड इंसर्ट हो रही है तो धीरे से पुल कर दीजिए। सीपीयू को हमेशा डायरेक्ट नहीं पिक करना है, थोड़ा सा टाइम देना है। देखिए अभी ब्लेड इंसर्ट हो रही है मेरी, तो एसएमडी को बिल्कुल मोटा नोजल, ये देखिए ये आराम से निकल गई। तो हम 12 mm का या 10 mm का नोजल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आईसी का पूरा सरफेस हीट होता है। अगर हम पतले नोजल का अगर यूज़ करेंगे तो जहाँ पे नोजल होगा वहीं पे हीट लगेगी, बाकी जगह पे हीट नहीं लगेगी। तो देखिए आईसी निकल चुकी है, और जितने लाल लाल डॉट्स हो रहे हैं ये प्रिंट निकले हुए हैं। और आप कोई भी डबल डेकर निकालोगे तो प्रिंट तो निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि ये एनसी प्रिंट्स होते हैं। अगर बाय द वे कोई ऐसा प्रिंट निकल जाता है जो मेन लाइन का है, मेन ट्रैक का है, तो फिर हमें उसको तो रिपेयर करना पड़ेगा। तो एक बात समझ लीजिए, आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ कितने भी बड़ा टेक्नीशियन उससे हो सकती है, और उसको रिपेयर करना हमें आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने आईसी को निकाल लिया है। अब मैं मैकेनिक का SD360 यूज़ कर रहा हूँ फ्लेक्स पेस्ट। ये काफ़ी अच्छा पेस्ट होता है, इससे ब्लैक जो स्पॉट्स आते हैं वो नहीं आते हैं, और इसमें स्मोक भी बहुत कम निकलता है। इसीलिए मेरा ये सुझाव है कि आप SD360 का यूज़ करें। ये फ्लक्स है, ठीक है, सोल्टिंग फ्लक्स है, ये बहुत अच्छा फ्लक्स है। और अभी तो देखिए मैं आयरन यूज़ कर रहा हूँ, ये OSS का T210 है, तो मुझे तो ये सही लगता है, तो मैं इस आयरन का यूज़ करता हूँ। और अभी टेम्परेचर 330 है, और 330 टेम्परेचर पे ही मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम धीरे धीरे इसको क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्लास चल रही है बिल्कुल साइलेंट है, और स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इस टाइप की जब लाइव क्लासेस चलती है। तो हम लोग जो भी फ़ोन की रिपेयरिंग हुई, या ब्लैक पेस्टेड आईसीज़ हुई, या डबल डेकर हुआ, ये सब लाइव करके दिखाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस फील होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे हम पूरे को क्लीन करेंगे। और आपको बिल्कुल भी अगर बॉल्स अगर निकलती है तो आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना है, क्योंकि बॉल निकलेगी ही निकलेगी, आप कितनी भी सेफ्टी से करेंगे। तो जो एनसी बॉल्स हैं उनका नीचे कोई बेस नहीं होता है, तो बॉल निकलने के लिए आपको बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। और अगर कोई बॉल में निकल भी जाती है तो आपको उसको रिपेयर करना आना चाहिए। तो इस तरीके से, और आयरन भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप लोकल आयरन यूज़ करोगे तो उससे फिर उतना अच्छा काम नहीं हो पाएगा और दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा क्लीन करने के बाद एक बार आपको डिसोल्डर वायर का भी यूज़ इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको।
देखिए इसको पूरा अच्छे से, ये जो पूरा फ्लक्स है इसको पूरा अच्छे से एकदम क्लीन करना है आपको, और उसके बाद ही डिसोल्डर वायर का यूज़ करना है। देखिए ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, हल्का हल्का बस फ्लक्स को हमको ऊपर से हटा लेना है। देखिए जो बॉल्स यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिस दिख रही हैं, ये ज़्यादातर एनसी बॉल्स होती हैं, और आप इस मॉडल के बिटमैप में जाके उस बॉल की कनेक्टिविटी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कोई मेन बॉल तो यहाँ पे डैमेज नहीं है। अब इसके बाद ये आईसी देखिए हमने ये सीपीयू और रैम दोनों निकाल लिया है, और आपका एक्सपीरियंस तभी काम आएगा जब आप काफ़ी सारे सीपीयू और रैम को निकालोगे, तो काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम डिसोल्डर वायर से क्लीन करेंगे, ठीक है, बोर्ड को। तो देखते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ करना ज़रूरी है। अब हम डिसोल्डर वायर से इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। देखिए, और क्लीन करते समय मेरे आयरन का जो टेम्परेचर है वो 350 होगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर क्लीन करते समय अगर आयरन का टेम्परेचर कम रहा तो कई बार प्रिंट डिसोल्डर वायर के साथ ख़राब हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और फिर हमें काफ़ी टेंशन लेनी पड़ती है, फिर उस प्रिंट को बनाना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है। इसीलिए क्लीन करते समय आयरन का टेम्परेचर एटलीस्ट 350 तो होना ही चाहिए। ठीक है, और आपको हमेशा नाइफ़ बिट ही यूज़ करनी है क्लीन करते समय, स्ट्रेट बिट और ये सब बिट यूज़ नहीं करनी है, इसका ध्यान रखिएगा।
तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने पूरी बॉल्स को क्लीन कर दिया। अब देखिए कहीं कहीं ना थोड़ी सी बॉल्स रह जाती है, या ग्लू जो होता है ना इसके अंदर जो वाइट पेस्ट होता है कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रहता है, और अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो जब हम आईसी को इंस्टॉल करेंगे तो आईसी प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। तो आपको पूरा अच्छे से चेक करना है कोई पैड्स पे कोई गंदगी ना रहे या कोई ग्लू ना चिपका रहे, और छोटी छोटी बॉलें टूट के वहाँ पे पैड्स चिपके रहते हैं। तो हर एक बारीकी को ध्यान देना है, नहीं तो जब हम सीपीयू लगाएंगे तो हो सकता है सीपीयू हमारा प्रॉपर इंस्टॉल ना हो। तो इसीलिए हम एक बार इसको पूरा क्लीन कर रहे हैं अच्छे से। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इसको स्लो मोशन में दिखाया जाए तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा और फटाफट होते चला जाएगा, लेकिन सॉरी फास्ट मोशन में दिखाएं तो फॉरवर्ड करके, लेकिन हम स्लो मोशन में इसीलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आपको एक एक बारीकियां इसकी पता चले कि जब हम रिपेयरिंग करते हैं या सीपीयू पे काम करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि डिसोल्डर वायर यूज़ करते समय थोड़ा सा हाथ फंस रहा था, क्योंकि देखिए वीडियो बना के और फिर उसको दिखाना एक बहुत मुश्किल काम होता है, या वीडियो बना के फिर यूट्यूब पे इंस्टॉल करना तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि हमें कैमरे को भी दिखाना है, स्टूडेंट को भी दिखाना है, कैमरे में भी प्रॉपर आना चाहिए, फिर हमारा जो हाथ है वो स्ट्रेट होना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इसीलिए थोड़ा सा कहीं कहीं हम जब आपको क्लीन करके दिखाएंगे या कहीं कोई चीज़ करेंगे तो हो सकता है उसमें वैसी फिनिशिंग ना दिखे जैसी दिखनी चाहिए, क्योंकि अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वीडियो बना के और फिर उसको डिस्प्ले करना बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ये देख सकते हैं कि हमने पूरे बॉल्स को फाइनली हमने क्लीन कर लिया, और एक बार हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ताकि फाइनली पूरे पैड साफ़ हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं हम जो थिनर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये मैकेनिक का थिनर है जिसको हम क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी आप डूको का थिनर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी टाइप के मार्केट में थिनर आते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये आईसी के पूरे पैड्स को क्लीन कर लिया, और जहाँ तक मैं माइक्रोस्कोप में देख पा रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हुआ है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। और इसमें देखिए कहीं कहीं जो लाइनें हैं उसके ऊपर का जो पेंट है उतर गया है, तो उसको हमें मास्किंग करनी होगी, जैसे ये वाला। अगर हम मास्किंग नहीं करेंगे ना तो फिर जब सीपीयू हम लगाएंगे तो फिर कई बार ना ये शॉर्ट कर जाता है बगल वाली बॉल से, और फिर से सीपीयू उतारना पड़ता है। तो इसका आप ध्यान रखना, अगर इस टाइप के कहीं भी आपको कोई चीज़ दिखे तो इसको मास्किंग करनी पड़ेगी। क्रॉस में है ना, इसीलिए, अगर सीधा सामने होता तो नहीं करनी पड़ती।
तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने पूरा बोर्ड की पैड्स को क्लीन कर लिया है। अब हम सीपीयू के नीचे की जो बॉल्स हैं उनको भी क्लीन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसको क्लीन करने के लिए हमने एक स्पेशल ब्लेड बनाई है, ठीक है, और उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला स्टेप ये होता है कि आयरन से पूरी बॉल को पहले हम क्लीन कर लें, जैसे कि आप देख रहे हैं, और आयरन से पूरे ग्लू को साफ़ करने की कोशिश ना करें, स्क्रैच आ जाता है। ये देखिए, ये जो ब्लेड आप देख रहे हो ये हमने खुद बनाई है, ये वाली ब्लेड। और ये एक ऐसी ब्लेड होती है ना कि जिससे स्क्रैचेस नहीं आते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप आईसी मतलब सीपीयू के पैड को, ये ऊपर के ग्लू को साफ़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ग्लू को साफ़ करते समय हमने एसएमडी का टेम्परेचर 250 रखा है और एयर हमारा 1.5 है, ठीक है। तो इस तरीके से, और आपको जो पतला नोज़ल यूज़ करना है, जैसे 6 mm का या 8 mm का नोज़ल आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने बहुत आसानी से ग्लू को क्लीन कर लिया। अब ग्लू क्लीन करने के बाद हल्का सा हमें बार बार डिसोल्डर वायर को उस पर नहीं रगड़ना है, याद रखिएगा। अगर आप बार बार डिसोल्डर वायर को रगड़ोगे तो ही सीपीयू ख़राब हो जाता है, पैड्स इसके आपस में जुड़ जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे डिसोल्डर वायर को से जब मैं बॉल को क्लीन कर रहा हूँ तो उस समय मेरे आयरन का टेम्परेचर 330 है, ध्यान रखिएगा, 350 पे मत करिएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना तो कई बार इसके जो ग्रीन जो कलर है वो छूट जाता है, और उससे कई बार ना सीपीयू की काफ़ी सारी बॉल्स के बीच में ग्राउंड निकल जाता है, और फिर उसको रिपेयर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए टेम्परेचर आयरन का ज़्यादा मत रखिएगा, 330 इज़ एनफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीपीयू की पूरी बॉल्स को देखो क्लीन कर दिया। और याद रखिएगा बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसको क्लीन करना है, कई लोग हार्ड हैंड से करते हैं तो इसी में बॉल्स ख़राब हो जाती हैं, इसको आप लोग विशेष ध्यान रखना। इन्हीं बारीकियों पे आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सीपीयू को क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद एक बार हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे फिर से, देखिए। और आपको कुछ बॉल्स इसमें ग्रे टाइप की दिख रही होगी, ब्लैंक टाइप की, ऐसा लग रहा है कि वो बॉल्स ख़राब हो चुकी हैं, तो ख़राब नहीं है, उसको हम थोड़ा सा स्क्रैच कर देंगे तो पूरी बॉलें बाहर निकल जाएंगी। तो देखिए, अब हम आईसी का जो सिलेंडर्स हैं, जो सबसे मैंने डबल डेकर का जो बोल सकते हैं कि सबसे मेन पार्ट है कि आपने इन सिलेंडर्स को साफ़ करना और इसको रिवॉल्व करना अगर सीख गए तो आप किसी भी डबल डेकर पे काम कर सकते हो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि इसके ऊपर काफ़ी सारा ग्लू जो दिख रहा है, आपको पहले इन ग्लू को साफ़ करना होगा, ठीक है। तो देखिए, अभी मेरे एसएमडी का टेम्परेचर है 250, एयर है 2 पे, और मैं पहले इस आईसी के ऊपर की जो ग्लू है उसको इस तरीके से क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। और एक बार इसको साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर आयरन यूज़ कर, ये साफ़ हो गया ग्लू। अब थोड़ा सा फ्लक्स लगाना है अपन को सिलेंडर्स के ऊपर, ठीक है। और फ्लक्स लगाने के बाद से आयरन से पूरी वॉल्स को क्लीन करना है। आयरन जब भी आप यूज़ करें तो इसका टेम्परेचर 330 होगा, और ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर यूज़ करोगे तो उस कंडीशन में जो वॉल है सिलेंडर्स की वो टूट जाएंगी और फिर से बहुत दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको ताकत नहीं लगाना है। देखिए, पूरी बॉल्स बाहर आ गई, हल्के, बिल्कुल हल्के हाथों से काम करना है, बिल्कुल। तो इस तरीके से देखिए पूरी बॉल आईसी की क्लीन हो गई। अब इसको हमने क्लीन कर लिया और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको क्लीन करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन्हीं गड्ढों को साफ़ करने में आती है। अगर आप ये गड्ढे साफ़ करके क्लीन करना सीख गए तो आप डबल डेकर ईज़िली बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, डूको का फ्रेश थिनर लेना है। आप उस थिनर को कभी यूज़ नहीं करोगे जो आप खोल के रख देते हो और उसका जो केमिकल उड़ जाता है। आप एकदम फ्रेश थिनर यूज़ करोगे जब भी डबल डेकर बनाना है। और ये जो ब्रश देख रहे हो ये मार्केट में मिल जाएगा, सॉफ्ट ब्रश होता है, और इस ब्रश से धीरे धीरे सिलेंडर्स के ऊपर इस ब्रश को मूव करना है। देखिए ध्यान से ऐसे करके, और देखिए थिनर नया होना चाहिए। थिनर 2 दिन पुराना या 1 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। डब्बे में से आप तुरंत निकाल के यूज़ करोगे थिनर को, ठीक है। तो इस तरीके से आईसी को होल्ड करके और ब्रश को ऊपर से आप इस तरीके से चलाइए, ठीक है। और ऐसा समय आएगा कि पूरा जो ऊपर का जो ग्लू है वो बहुत बेहतरीन तरीके से साफ़ हो जाएगा। देखिए, देख सकते हैं पूरा
ईज़िली ग्लू आपका साफ़ हो गया। आपको एक एक जो सिलेंडर से उस पे ध्यान देना है। आपको पता है कि अगर जो मेन लाइन होती है उसका एक सिलेंडर भी अच्छे से क्लीन नहीं हुआ और वो कनेक्ट नहीं हुआ रैम से, तो आपका फ़ोन ऑन कभी नहीं होगा। तो ये बहुत टेक्निकल ये जो इश्यूज़ हैं, तो इसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, सिलेंडर्स को बनाने पे। देखिए मैंने ये इसको पूरा क्लीन कर दिया है और आप देख सकते हैं कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अगर कहीं भी आपको कोई गंदगी दिखती है तो तुरंत इसको क्लीन करो। देखिए एक तरफ छोटा सी बना हुआ है और एक तरफ बड़ा सी, तो जिधर बड़ा सी है, बड़ा सी जिधर बना हुआ है तो उसकी बॉल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जिधर छोटा सी है उसको ज़्यादा फोकस करना, वही मेन बॉल्स होती है। तो देखिए मैंने सिर्फ एक बार में पूरे गड्ढों को साफ़ कर दिया। तो आप जितना अच्छा थिनर यूज़ करोगे उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर कहीं भी थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा था तो देखिए मैं फिर से साफ़ कर रहा हूँ। तो आप जब तक इसको इस पर पीपीडी फिल मत करना जब तक पूरा जो सिलेंडर्स हैं वो क्लीन ना हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ मैंने पूरा साफ़ कर लिया अच्छे से, और गड्ढों को जो सुई डाल के ऐसे साफ़ करने की नौबत मत आने देना। अगर आप अच्छे से थिनर यूज़ करो और अच्छे से अगर ब्रश का यूज़ करो तो आपको एक एक सिलेंडर को साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और एक एक गड्ढों को सुई से साफ़ करने के चक्कर में ही गड्ढे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से पीपीडी आप फिल कर लो, और पीपीडी ना 183 फिल करना, 138 फिल मत करना। बहुत सारे लोग ना पीपीडी 138 डिग्री सेल्सियस फिल करते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और थोड़ा सा हीट लगने पे डिस्टर्ब हो जाती है ऐसी। तो 183 फिल करना, और इस तरीके से देखिए हमने फिल कर दिया, और थोड़ा सा हार्ड प्रेस करके इसको आराम से फिल भर लो गड्ढों को। देखिए जैसे गड्ढे भर रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से पूरे गड्ढे फिल हो रहे हैं। अब हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे क्लीन, और धीरे धीरे करके पूरे पीपीडी को क्लीन करेंगे। देखिए ये देखिए एक ये क्लीन किया काफ़ी अच्छे से। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे पूरे पीपीडी को। देखिए ये ठीक है। और एक बार ही बॉल बनाओ, 2-3 बार आपको बॉल बनाने की ज़रूरत नहीं, एक बार बहुत है बॉल, ठीक है। इसका ध्यान रखना। ये हमने देखिए गड्ढों को पूरा अच्छे से देखो क्लीन कर लिया। इसमें कुछ नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो ना 2-4-5 दिन, तो आप डबल डेकर को ईज़िली बना सकते हो। ये इसमें टेक्निक है जो मैं आपको आज यूट्यूब पे फ्री में बता रहा हूँ, क्योंकि हमें भी काफ़ी खुशी होती है इन सब चीज़ों को बताने की, क्योंकि आपके मैसेजेस और आपका रिस्पॉन्स देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब पे ही सब पूरी क्लासेस दे दूँ। तो आप देखिए हमने इसको पूरा क्लीन कर लिया, देखिए ठीक है। और ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लो, कहीं डस्ट वस्ट नहीं होनी चाहिए। आपको छोटा सी है ना उधर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और जब हीट करेंगे तो हीट को SMD की पतली नोज़ल यूज़ करना 8 mm की, और टेम्परेचर 300 होगा, ध्यान रखना। और जो हीट लगाएंगे ना वो कॉर्नर से लगाना है, ऊपर से नहीं मारना है हीट। देखिए ऐसे होल्ड करके रखो आईसी को और किनारे से हीट देना, ठीक है। देखिएगा एकदम कॉर्नर से, ठीक है, यहाँ से। यही टेक्निक है इसकी। देखिए मैं एकदम कॉर्नर से, देखो ये देखो ऐसे करके हीट देना। कई लोग ऊपर से हीट देते हैं, कई लोग मोटा नोज़ल यूज़ करते हैं 12 mm का, तो उसी में काम गड़बड़ हो जाता है। देखिए एक बार में पूरी बॉल यहाँ पे रेडी होगी। देखो याद रखना बड़ा सी जिधर है उधर बॉल ना भी बने तो चल जाएगा, लेकिन जो छोटा सी आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सी बना हुआ है, ये बॉल पूरी क्लियर होनी ज़रूरी है। जो बड़ा सी है उधर 1-2 बॉल ना भी बने तो उधर ग्राउंड होता है, ज़्यादातर मेन छोटे सी की तरफ होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बॉल बन चुकी है, और मैं दोबारा फिर बॉल अब नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक बार एनफ है। अगर एक बार आपने अच्छे से बना दी तो दूसरी बार बॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब रैम को भी हम क्लीन कर लेते हैं एक बार, देखिए। और देखिए विशेष तौर पे बता दूं, रैम पे जब भी आप काम करोगे तो रैम पे क्लीन करने के लिए टेम्परेचर को रखोगे 330। कई लोग रैम ख़राब कर देते हैं क्लीन करने के चक्कर में, तो तब ख़राब होती है जब आयरन का टेम्परेचर हाई होता है और आप लोग प्रेशर के साथ आयरन को चलाते हो। कभी प्रेशर मत लगाओ, सॉफ्ट हैंड रखो बस, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको भी, रैम को भी हम क्लीन कर लेते हैं।
देखिए कहीं कहीं मुझे फॉरवर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि जो छोटे छोटे काम है वो तो आप सभी जानते हैं, आप सभी वेल एक्सपीरियंसड हो, तो इसीलिए हमने इसको फॉरवर्ड कर दिया है। जो मेन काम है उसको हमने फॉरवर्ड नहीं किया है ताकि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन दे सकें, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। अब देखो ये एक ना आयरन का ब्रश आता है, तो जो बॉल थोड़ी सी ग्रे रह जाती है ना, तो इस आयरन से के ब्रश से हम एक बार उसको चला देते हैं तो वो बॉल्स पूरी चमक जाती है और उसके ऊपर का जो ग्रेस जो है वो निकल जाता है और बॉल रिवॉल्व करने लायक बन जाती है। इसको आप लोग ना ब्लेड से मत घिसना, बस ध्यान रखना, कई लोग ब्लेड से घिसते हैं। देखो आयरन का ये हल्का सा वो दिया वो थिनर, और देखो ऐसे साफ़ कर दो, पूरी बॉल क्लियर हो जाएगी, देखो ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा क्या यूज़ करना, थिनर और ब्रश को चला देना। ठीक है, तो ये आयरन ब्रश होता है, मार्केट में मिल जाएगा बहुत ईज़िली। तो ये देख सकते हैं कि हमने ये बॉल बनाया, कितनी बेहतरीन तरीके से बॉल बनी है, कोई भी, और एक बार हमने बनाया है, कोई भी बॉल देखो मिस नहीं है, कितने अच्छे से। अब हम CPU को रिवॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो CPU को रिवॉल्व कर लेते हैं, पहले पूरा क्लीन कर लेते हैं और कोशिश करेंगे एक बार में रिवॉल्व हो जाए CPU। देखिए तो आप देख सकते हैं कि हमारे CPU भी रिवॉल्व हो गया और रैम भी रिवॉल्व हो गई और जो हमारे सिलेंडर्स थे वो भी बन गए। और सबसे अच्छी बात है, देखिए हर चीज़ एक बार में हुई है, ऐसा नहीं है कि 2 बार 3 बार हमने किया है। तो आपको भी ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप इतनी बार रिवॉल्व कर दें CPU को और इतने बार सिलेंडर्स को पे प्रैक्टिस कर लें फिल करने की, कि आप जो भी काम करें एक बार में सक्सेस हो जाए। अब हम बोर्ड में इंस्टॉल करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले CPU को इंस्टॉल करेंगे। देखिए, तो जब भी CPU इंस्टॉल करें तो एक बार पूरा पैड चेक कर लें अच्छे से कि कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई गंदगी नहीं, कोई ग्लू नहीं होना चाहिए, कोई बॉल छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर CPU काम नहीं करेगा, PS होल्ड नहीं बनेगा, फिर से पोर्ट नहीं बनेगा, फिर से CPU निकालो, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले हम CPU को रखते हैं नीचे
और पैड्स पे और इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे। ज़्यादा फ्लक्स नहीं लेना है, ध्यान रखना। अगर आप ज़्यादा फ्लक्स लोगे तो फिर सीपीयू आपका मूव कर जाएगा और ख़राब हो जाएगा, फिर से रिवॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे फ्लक्स रख के चारों तरफ आप इसको फैला दो, ठीक है। और अब हम सीपीयू को इसके ऊपर रखते हैं। मैं ऊपर भी आईसी के ऊपर भी थोड़ा सा फ्लक्स लगा ले रहा हूँ, ताकि कोई जब रैम लगाऊंगा तो उस समय मैं फटाफट उसको रख के हीट मार सकता हूँ, इसीलिए मैं फ्लक्स को पहले लगा लिया ऊपर भी। तो अब देखिए हम इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए, बॉल तो पूरी प्रॉपर बनी है, कोई दिक्कत नहीं है बॉल बनाने में या बनने में। तो ये आप देख सकते हैं, ये सीपीयू को डायरेक्शन के हिसाब से और अच्छे से मैच करके हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि सीपीयू ऑलमोस्ट लग गया है। अब हम एसएमडी का यूज़ करते हैं और सीपीयू को इंस्टॉल करते हैं। सीपीयू इंस्टॉल करते समय एयर 100 है और टेम्परेचर 350 है। और आपको एसएमडी को एक जगह रोकना नहीं है, हमेशा मूव करते रहना है। और जैसे ही सीपीयू लगेगा तो थोड़ा सा मूव करेगा और हल्का सा आपको उसको शिफ्ट करके देखना है, तभी पता चलेगा। देखिए मैं थोड़ा मूव करता, देखिए मूव हो गया, तो मुझे पता चलेगा कि सीपीयू लग चुका है। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ देखिए लग गया सीपीयू। तो इस तरीके से आप मूव करके देख सकते हो कि सीपीयू प्रॉपर इंस्टॉल हुआ कि नहीं। देखिए प्रॉपर सीपीयू इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सीपीयू इंस्टॉल करने के बाद रैम की बारी आती है। अब रैम को इंस्टॉल करना होगा, लेकिन आप डायरेक्ट रैम इंस्टॉल नहीं करोगे। सबसे पहले आप पोर्ट चेक करोगे। जैसे ही सीपीयू लगाते हो तो पोर्ट चेक करो। अगर पोर्ट बन गया, ठीक है, अननोन पोर्ट बनना चाहिए। अगर अननोन पोर्ट बन गया तो सीपीयू सही लगा है। अगर पोर्ट नहीं बना तो आप फिर से सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाइए। अगर पोर्ट नहीं बना तो रैम लगाने का कोई मतलब नहीं है। या फिर अगर पोर्ट, जैसे हो सकता है कई बार यूएसबी ड्राइव के ख़राब होने से भी पोर्ट नहीं बनता है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो कि इसको डीसी पे जब चेक करोगे ना तो स्टक होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि सीपीयू हमारा सही लगा है। देखिए, तो अब मैं फ़ोन को बाहर निकालता हूँ और एक बार आपको मैं पोर्ट चेक करके दिखाता हूँ, तभी हम रैम को इंस्टॉल करेंगे। अगर पोर्ट नहीं बना तो रैम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बोर्ड कूल होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कूल होने का। देखिए अब मैं पैनल में फ़िट करता हूँ बोर्ड को। देखो ये मैंने पैनल में फ़िट किया बोर्ड को, और फिट करने के बाद मैं एक बार चार्जर लगा के देखता हूँ। देखिए ये हम डिवाइस मैनेजर को ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए डिवाइस मैनेजर ओपन करते हैं और देखते हैं पोर्ट बनता है कि नहीं। अगर अननोन डिवाइस का पोर्ट बन गया तो समझ लो सीपीयू सही लग गया है। देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और ये कनेक्ट करने के बाद देखते हैं। देखिए पोर्ट बन चुका है। यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ देख सकते हैं आप। एक मिनट, देखिए इनिशियलाइज़ हो रहा है, देखिए, ठीक है। और ये देखिए नीचे अननोन यूएसबी डिवाइस का पोर्ट बन रहा है। पोर्ट बनने का मतलब हो जाता है कि आपका मोबाइल फ़ोन में पीएस होल्ड बन चुका है, मतलब सीपीयू प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये पोर्ट बन रहा है। अब ये देखिए अननोन यूएसबी डिवाइस का पोर्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको आप ना डीसी पावर सप्लाई से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार देखिए डीसी से भी हम चेक करके दिखाते हैं आपको। अगर डीसी से चेक करने पे अगर स्टक हो गया तो समझ लेना कि सीपीयू सही लग गया। दो तरीके हैं चेक करने के। मान लीजिए कि कभी कभी आपके फ़ोन का यूएसबी पोर्ट सही नहीं है, चार्जिंग जैक, तब भी तो पोर्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब थोड़ी कि सीपीयू सही नहीं लगा है। देखिए मैंने जैसे स्विच को दबाया तो 190 पे स्टक हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सीपीयू सही से इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान होती है, काफ़ी हद तक की पहचान होती है कि सीपीयू सही लगा है कि नहीं, ठीक है।
देखिए मैं जैसे ऑन ऑफ को स्विच को प्रेस करता हूँ तो 190 पे स्टक हो रहा है, देखिए ठीक है, ये देखिए 190 पे स्टक हो गया। अब हम रैम को लगाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऑन ऑफ को दबाने पे 10 मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर ऐसे करके अगर लेता है और रिलीज़ करने पे स्विच को ज़ीरो हो जाता है, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि सीपीयू सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है और आपको सीपीयू फिर से लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जब पोर्ट चेक करते हो तो 2 टाइप के पोर्ट बनते हैं, एक अननोन पोर्ट बनता है और एक एक्साइनोस का पोर्ट बनता है। तो अगर एक्साइनोस का पोर्ट बन रहा है तो इसका मतलब है कि सीपीयू तो लग गया है, आपको एक बार और यूएफएस रिवॉल्व करना होगा। सही तभी मानेंगे जब अननोन डिवाइस का पोर्ट बने, इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्लीन हो गया। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, सीपीयू के नीचे जो लाइट आईसी लगी है ना, तो ज़्यादातर लाइट आईसी लगती है या ऑडियो आईसी लगती है। तो कई बार सीपीयू लगाते निकालते समय वो नीचे लाइट आईसी पे हीट लग जाती है, तो उसके कारण लाइट का फॉल्ट आ जाता है। तो आप ध्यान रखना कि जब भी डबल डेकर पे काम करोगे तो नीचे कोई आईसी है तो ढक लो, उसको कवर करो तब काम करो। और अगर जैसे नई कवर आपने किया और हीट लग गया तो आप उसको भी रिवॉल्व करके देखना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखना आप लोग। तो अब हम रैम को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अच्छे से फ्लक्स लगा लो ताकि रैम अच्छे से वहाँ पे इंस्टॉल हो, और इस तरीके से रैम को हम लगाएंगे। देखिए देखिए तो ये रैम हमने सेट कर ली है इसका डायरेक्शन के हिसाब से। अब हीट देते हैं। अगर रैम लगाने के बाद भी आपका सेट ऑन नहीं होता है तो आपने जो सिलेंडर्स गड्ढे को रिवॉल्व किया है वो प्रॉपर रिवॉल्व नहीं होता है, इसीलिए रैम लगाने के बाद सेट ऑन नहीं होता है। रैम लगाने के बाद प्रोबेबली सेट ऑन हो जाना चाहिए। तो देखिए हम रैम लगा रहे हैं। रैम लगाते समय आपके एसएमडी का टेम्परेचर 330 रख सकते हैं और एयर को आप 3 पे रख सकते हैं, सॉरी 30 या 50 पे रख सकते हैं, या फिर 100 पर भी रख के एयर को निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप 2008 यूज़ कर रहे हैं तो 100 एयर पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। बाकी 50 पे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर 350 और 100 एयर पे ही पूरा काम करते हैं डबल डेकर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अब रैम को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो देख लीजिए। एक बार रैम को हीट करने के बाद मूव कराना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए एक बार आपको मूव कराना होगा। देखिए रैम प्रॉपर इंस्टॉल हो गई। एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से मूव करा दो। कई बार क्या होता है कि मूव कराने से बॉलें सेट हो जाती हैं, कई बार हीट मारने से लग तो जाती है लेकिन थोड़ी सी मूव कर देते हैं तो आईसी प्रॉपर सेट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने आईसी को इंस्टॉल कर लिया है, रैम को भी और सीपीयू को भी। और कभी भी किसी भी आईसी को लगाते या निकालते समय तब जब तक बोर्ड ठंडा ना हो जाए, कूल ना हो जाए, जब तक आपको ना ऑन करना है ना थिनर यूज़ करना है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने जो आईसी के किनारे कैपेसिटर्स निकाले थे वो मैं बाद में लगाऊंगा। पहले मैं क्या करता हूँ कि सेट को आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो कैपेसिटर तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। पैरेलल में लगे हैं फिल्ट्रेशन सर्किट के लिए। तो चलिए अब फ़ोन को ऑन करके देखते हैं, ठीक है। ये बोर्ड को हम पैनल में फिट करते हैं। तो एक बार अब चार्जिंग लगा के देखते हैं कि क्या कंडीशन है, उसके बाद आगे का प्रोसीजर देखते हैं।
देखिए मैंने चार्जर लगा दिया है और चार्जर लगाने के बाद देखते हैं फ़ोन की कंडीशन क्या होती है, लोगो आता है कि नहीं या कुछ होता है कि नहीं। लगता है फ़ोन ऑन नहीं हुआ है, तो एक बार देखना पड़ेगा। देखिए फ़ोन मुझे देखने में तो नहीं लग रहा है कि लोगो आ रहा है। एक्चुअली में कई बार क्या होता है कि सीपीयू पे काम करने के बाद ये जो हमारी सीपीयू के नीचे जो लाइट आईसी लगती है ना, उस पे हीट लग जाता है। तो एक बार हमें ना लाइट आईसी को भी ना रिवॉल्व करना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि ना चार्जिंग लगाने पे कोई लोगो नहीं आया था। ठीक है, तो एक बार हम लाइट आईसी को भी रिवॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से इस कैपेसिटर को हटाना पड़ेगा, तभी हम आईसी को प्रॉपर तरीके से निकाल पाएंगे। ये हमारी एमोलेड स्क्रीन की लाइट आईसी है जो ELVSS-4.4, ELVDD+4.6 एंड ELAVDD+7.3 लाइट की वोल्टेजेस प्रोड्यूस करती है, लाइटोग्राफिक की। और इसी या एक्चुअली में पेस्टेड होती है। ठीक है, और इस पर अगर थोड़ा सा भी हीट लग जाए डबल डेकर बनाते समय तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो एक बार हम इस आईसी को रिवॉल्व कर लें। घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीपीयू पे काम करते समय ऐसा नॉर्मल है होना। ठीक है, तो एक बार इसको हम रिवॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस पे हीट लगेगा तो ना ग्राफिक्स आएंगे और ना लाइट आएगा। तो इसको निकालते हैं हम एक बार।
तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने लाइट आईसी को फिर से लगा लिया है और अब हम फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि फ़ोन अब डिस्प्ले आती है कि नहीं। मुझे उम्मीद है फ़ोन ऑन हो चुका है, बस लाइट का फॉल्ट था तो हमने लाइट आईसी को भी एक बार लगा के देख लिया। थोड़ा सा बैटरी डाउन है तो थोड़ा सा बैटरी को हम एक्सटर्नली चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर बैटरी अप होने में या लोगो आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो बैटरी डिस्चार्ज थी तो एक बार हमने थोड़ा सा चार्ज कर लिया बैटरी को। अब हमने ये लगाया बैटरी कनेक्टर और अब हम देखते हैं कि चार्जर लगाने पे लोगो आता है कि नहीं। देखिए ये आप देख सकते हैं लोगो आ गया है, लेकिन जब तक परसेंटेज नहीं आएगा जब तक हम नहीं मानेंगे कि सेट ठीक हुआ, क्योंकि लोगो तो पहले भी आ रहा था। तो परसेंटेज आना ज़रूरी है। ये देखिए परसेंटेज आ चुका है और ये आपका फ़ोन जो था डबल डेकर आपका सक्सेस हो चुका है। तो अब हम फ़ोन को एक बार ऑन करके देख लेते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्प्ले कर देते हैं स्टूडेंटों को भी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा लोगो आ गया और परसेंटेज ये आ चुका है और ये आपका फ़ोन चुका है। तो ये इस टाइप से हमारी लाइव क्लासेस चलती है, चाहे ब्लड प्रेशर आईसी हो चाहे डबल, इस टाइप से हमारी क्लासेस चलती है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस, जो एक होता है रियल टाइम एक्सपीरियंस मिला होगा कि किस तरीके से डबल डेकर आईसीज़ पे वर्क किया जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि जो आप पहले काम करते थे उससे बेहतर काम कर पाएंगे। तो इस तरीके की वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।